हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, जिसमें पहला अनुप्रयोग था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा अनुप्रयोग था समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा अनुप्रयोग था आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप लोगों ने ये देखा था कि ये तीनों अनुप्रयोग एक समान थे। अब इसी प्रकार से आप अगला अनुप्रयोग जो समझेंगे तो आगे के इसके पश्चात के दोनों अनुप्रयोग एक समान होंगे, इसलिए आपको यह अनुप्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आगे वाले दोनों अनुप्रयोग इसी पर आधारित होंगे। तो अगला अनुप्रयोग होगा आपका चौथा, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले तो आप अनंत लंबाई का रैखिक आवेश या आवेशित तार बनाएं। ये आपने अनंत लंबाई का एक आवेशित तार ले लिया, आवेशित कर दिया इसको। आपको क्या करना है, अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण, तो चित्रानुसार एक अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इसका मतलब एकांक लंबाई का आवेश, मतलब इस तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश कितना है, लैम्डा है। वापस देखते हैं, चित्रानुसार एक अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। हमें क्या करना है, हमें इस तार के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, इस तार के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परंतु P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब इस तार के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के समांतर होगी या तार के लंबवत होगी। तभी हम इस रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। परंतु तीव्रता का मान ज्ञात करने से पहले अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे आएंगे अपन, 2 पॉइंटों में करेंगे इस पे अपन। पहला आएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। सबसे पहले दिशा की बात करते हैं। चित्रानुसार वापस देखें, चित्रानुसार एक अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं। हमें इस रैखिक आवेशित तार के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परंतु P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग इस O बिंदु के ऊपर
और इस O बिंदु के नीचे समान दूरी पर, ऊपर भी दूरी समान होना चाहिए O बिंदु से और इतनी ही दूरी पर नीचे आपने दो अल्पांश ले लिए, एक अल्पांश ले लिया A1, एक अल्पांश ले लिया A2। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए O बिंदु के ऊपर और O बिंदु के नीचे हम लोगों ने समान दूरी पर दो अल्पांश ले लिए। ठीक है, अब क्या करा हमने, अब हम इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो मान लिया कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, DE वेक्टर। ऐसे ही इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे P बिंदु पर, तो मान लिया कितनी आ गई, DE वेक्टर। दोनों अल्पांशों की P बिंदु से दूरी समान है, इसलिए दोनों अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, क्योंकि आपने देखा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। ठीक है, तो इस पर भी आवेश समान है, इस पर भी आवेश एक दूसरे के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान है, तो R का मान भी समान है। इसलिए इन दोनों अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा। परंतु आपको दिख रहा होगा कि इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला तो इसकी दिशा इस ओर है, और इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला तो इसकी दिशा इस ओर है। जब सदिश की दो दिशाएं हो जाती है तो अपने को इनका परिणामी सदिश निकालना होता है कि भाई इनका परिणामी सदिश की दिशा किस ओर होगी। इसके लिए हम DE और DE को घटकों में विभाजित करेंगे। घटकों में विभाजित करने के लिए हमने पहले x अक्ष बना दिया और फिर हमने y अक्ष बना दिया। मैंने मान लिया ये कोण कितना है, थीटा, ये कोण भी कितना है, थीटा, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा, और ये कोण भी कितना होगा, थीटा। अब हम देखें कि DE को घटकों में विभाजित करें तो ये आपको दिख रहा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x अक्ष का घटक होता है DE cos थीटा, क्योंकि जब थीटा बनेगा वो घटक cos थीटा होगा, और उसका लंबवत घटक DE sin थीटा। इसी प्रकार से इस DE के लिए देखें तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये कोण बना हुआ है इसके लिए, तो इसके लिए ये घटक हो जाएगा DE cos थीटा और ये हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक है भाई, अब आप देखें चित्रानुसार एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं। हमें इस तार के O बिंदु से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करते हैं। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम O बिंदु के ऊपर और O बिंदु के नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। चूंकि इन अल्पांशों की P बिंदु से दूरी समान है, इसलिए इन दोनों अल्पांशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE का परिमाण भी समान होगा, परंतु दिशा अलग अलग होगी। इसलिए DE को हम घटकों में विभाजित करते हैं और घटकों में विभाजित करने पर हम देखते हैं कि DE sin थीटा और DE sin थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि इस तार के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के समांतर तो नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों घटक तो खत्म हो गए। इसके बाद DE cos थीटा और DE cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों घटक आपस में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जाएगी, इधर जाएगी, इस ओर जाएगी, अर्थात इस तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो जब भी आप अनंत लंबाई का रेखिक आवेश या आवेशित तार लेते हैं तो उस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो हमेशा तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होती है। यहाँ तक आपकी दिशा आ गई। दिशा आने के बाद आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण।
दिशा निकल गई। अब इसका मान निकालेंगे कि भाई अगर अनंत लंबाई का एक रेखिक आवेशित तार है और इस तार के कारण आपको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा ये आप लोगों को ज्ञात करना है। वापस देखें अब आप कैसे निकालेंगे। गाउस के नियम का उपयोग करना है। समझ लें भाई, ये एक अनंत लंबाई का एक रेखिक आवेश या आवेशित तार है। चित्रानुसार अनंत लंबाई के रेखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं, जिसका रेखिक आवेश घनत्व मतलब इस तार की एकांक लंबाई का आवेश कितना है, लैम्डा है। इस तार की एकांक लंबाई का आवेश कितना है, लैम्डा है। अब समझे, यहां से ढंग से समझना। एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं, जिसका रेखिक आवेश घनत्व मतलब एकांक लंबाई का आवेश कितना है, लैम्डा है। हमें इस तार के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। और गाउस का नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ पर लगता है, मतलब बंद पृष्ठ मतलब गाउसियन पृष्ठ पर लगता है। तो हमने क्या किया, इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए R त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना की। पिछले अनुप्रयोगों में आपने गोलाकार की रचना की थी, अब की बार आपने बेलनाकार की रचना की है। ये बंद पृष्ठ बना लिया, ये गाउसियन पृष्ठ है। वापस देख लें, चित्रानुसार एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं, जिसका रेखिक आवेश घनत्व मतलब इस तार की एकांक लंबाई का आवेश लैम्डा है। आपको क्या करना है, इस आवेशित तार के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली। अब इस तार की एकांक लंबाई का आवेश है लैम्डा, तो मैं ये बोलूं कि इस बेलन के अंदर आवेश कितना होगा, तो एकांक लंबाई का आवेश है लैम्डा, तो इस बेलन की लंबाई है l, तो l लंबाई का आवेश कितना हो जाएगा, l लैम्डा। मतलब इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, l लैम्डा। तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, तत्पश्चात इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश कितना होगा, L लैम्डा होगा। मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, क्योंकि अपन गाउस का नियम लगाएंगे, सिग्मा क्यू होता है गाउसियन पृष्ठ के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो बंद पृष्ठ के अंदर या गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना हो गया, L लैम्डा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से कोई समझ में आई गया होगा आप लोगों के। अब देखते हैं, वापस देख लेते हैं। चित्रानुसार एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेश या आवेशित तार पर विचार करते हैं। हमें इस तार के O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश L लैम्डा होगा। अब मुझे क्या करना है, इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। अब मुझे विद्युत फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा ये बेलन है और बेलन के 3 फलक होते हैं। 2 तो वर्ताकार फलक, जैसे ये वर्ताकार फलक है S1, ये वर्ताकार फलक है S2 और ये आपका वर्ताकार, ये आपका वक्र पृष्ठ है S3। 3 पृष्ठ हो गए, 2 बेलनाकार और एक वक्र पृष्ठ। अब मैंने क्या किया, इस बेलनाकार वक्र पृष्ठ पर एक अल्पांश ले लिया, ये ले लिया, ऐसे ही इस पर भी एक अल्पांश ले लिया और ऐसे ही इस पर भी एक अल्पांश ले लिया। तीनों पृष्ठों पर एक अल्पांश ले लिए।
अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालो, फिर क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो क्या निकल जाएगा, पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। मैं अलग अलग निकालूंगा, इस वर्ताकार फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालो, इस वर्ताकार फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालो, इस वक्र पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालो, तीनों को जोड़ दो तो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब देखें, ये मैंने अल्पांश लिए, अब मुझे इन अल्पांशों के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनानी है। देखें, जैसे ये बेलन है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये बेलन है, ये वर्ताकार भाग है, ये वक्र पृष्ठ है। मैंने बोला है कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबत होती है, इस बात को ढंग से समझे। इस भाग का अगर मैं क्षेत्रफल सदिश बनाना चाहूँ तो पृष्ठ के अभिलंबत कहाँ होगा, बाहर की ओर, ऊपर। ऐसे ही इस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल सदिश बनाना चाहूँ तो उसकी दिशा इधर, और अगर मैं इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनाना चाहूँ तो वो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। इसका मतलब इस पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनाना चाहूँ तो वो इस ओर होगी। ऐसे ही इस अल्पांश की क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनाना चाहूँ तो वो इस ओर होगी, और ऐसे ही इस अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा बनाना चाहूँ तो इधर होगी। ठीक है, अब हमने आपको ये तो बता ही दिया कि ये तार है और इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूं, तो मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये तार इस प्रकार से है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो अगर इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूं, तार के कारण निकलेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। ऐसे ही इधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, तार के लंबाई के लंबवत होगी। तो इस अल्पांश के विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश की दिशा, इस अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो इधर होगी, परंतु विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस ओर होगी। ऐसे इस अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इस अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा और इधर होगी, परंतु विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और आपने पहले ही बोल दिया कि आपने इसलिए बताया था कि तार के कारण अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब मुझे इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इस फ्लक्स से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालूं तो क्या होगा, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स E डॉट dA। ऐसे दूसरे से निकालूं तो दूसरे के लिए भी कितना होगा, E डॉट dA। और मैं तीसरे से निकालना चाहूँ तो तीसरे से भी कितना होगा, E डॉट dA। तीनों अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, E डॉट dA। अगर मैं इस पूरे वर्ताकार भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे S1 का। ऐसे ही अगर मैं S2 फलक से निकालना चाहता हूँ तो समाकलन कर दूंगा S2 फलक का। ऐसे मैं S3 फलक से निकालना चाहता हूँ तो S3 फलक का समाकलन कर दूंगा। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स आ गया। तो इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर समाकलन E डॉट dA S1 समाकलन E डॉट dA S2 समाकलन E डॉट dA S3। अब फाई बराबर S1 E dA cos थीटा S2 E dA cos थीटा S3 E dA cos थीटा। अब आपको दिख रहा होगा S1 फलक में E और dA के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे ही S2 में E और D के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और S3 फलक में E और DA के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, S1 E dA cos 90 S2 E dA cos 90 S3 E dA cos 0। फाई बराबर cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, इसका मान हो जाएगा 1। तो S3 E dA, E को बाहर ले लेंगे, S3
डी ए का समाकलन करेंगे ए। अब ए है क्षेत्रफल, परंतु कौन सा? स्त्री फलक का, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, एच की जगह लिख देंगे अपन एल, तो ई 2 पाई आर एल। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे अपन। अब गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, गाउस का नियम लगा देते हैं। गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम लगा देते हैं। गाउस का नियम लगाएंगे तो फाई इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू होता है गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना था? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर सिग्मा क्यू का मान है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को आपस में बराबर कर दिया तो E इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, एल से एल काट दिया, E बराबर क्या बच गया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अभी अगर अपन यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 करना चाहें तो अपन क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है के, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर, जो कि अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि 2 संख्या है के नियतांक है, लैम्डा का मान भी फिक्स आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर निर्भर कर रही है, और दूरी के क्या ही है? व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो वो निम्न प्रकार का प्राप्त हो जाएगा आपको। ये आर की लाइन बना दी, ये विद्युत क्षेत्र की लाइन बना दी, दोनों के बीच ग्राफ खींचे तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1 अपॉन आर। इस प्रकार से आप अनंत लंबाई के रैखिक आवेश या आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से ये गाउस के नियम का आपका चौथा अनुप्रयोग समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग समझेंगे। धन्यवाद।